नमस्कार। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नज़र डालें तो हालात एक बार फिर मतलब काफ़ी उलझे हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक तरफ तो हालिया हमलों का असर दिखाती है और दूसरी तरफ ईरान का एक बड़ा कूटनीतिक कदम। आज हम इसी पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि 2 जुलाई 2025 को ईरान ने IAEA मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग क्यों रोक दिया और जून के हमलों के बाद ज़मीनी हकीकत क्या है। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। ये 2 जुलाई का फैसला वाकई बहुत अहम है। राष्ट्रपति पेजेशियान की जो नई सरकार है, उन्होंने एक नए कानून का हवाला दिया है और कहा है कि IAEA के साथ हर तरह का निरीक्षण, हर तरह का सहयोग वो निलंबित कर रहे हैं। अच्छा। उनकी मुख्य मांग है सुरक्षा की गारंटी। वो चाहते हैं कि उनके परमाणु ठिकाने, उनके वैज्ञानिक, उन पर भविष्य में कोई हमला ना हो, इसकी गारंटी चाहिए उन्हें। और इस निलंबन का असर तो फिर फौरन दिखने लगा होगा। मतलब IAEA के लोग अब अहम ठिकानों पर नहीं जा पा रहे। हाँ, असर बिल्कुल फौरन और कह सकते हैं गंभीर है। हम्म। फोर्डो, नतांज, इस्फहान, ये जो मुख्य परमाणु साइट्स है, वहां अब IAEA निरीक्षकों की पहुंच पूरी तरह से बंद कर दी गई है। पूरी तरह से। हाँ, हाँ। इसका सीधा मतलब है कि हाल के हमलों से कितना नुकसान हुआ या ईरान की अभी की परमाणु क्षमता क्या है, इसका कोई भी स्वतंत्र आकलन मतलब कोई इंडिपेंडेंट असेसमेंट फिलहाल नामुमकिन है। ये समझिए कि पारदर्शिता का दरवाजा ही बंद कर दिया उन्होंने। तो एक तरफ तो ये निरीक्षण बंद हो गया, दूसरी तरफ वो जून वाले हमले। हाँ, उन हमलों का असर कितना गहरा था, IAEA क्या कहता है इस पर? हाँ, यहाँ बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, IAEA का अपना अनुमान है कि अमेरिका और इजराइल ने जो जून में हमले किए थे, उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कम से कम 1 से 2 साल पीछे धकेल दिया है। 1 से 2 साल। अच्छा। लेकिन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, एजेंसी के जो प्रमुख है राफेल ग्रॉसी, उन्होंने ये भी साफ किया है कि ईरान की जो तकनीकी क्षमता है, जो नो हाउ है, वो बरकरार है। अच्छा। मतलब वो जानते हैं कि ये कैसे करना है, भले ही कुछ मशीनें, कुछ उपकरण नष्ट हो गए हों। तो मतलब झटका तो लगा पर नींव मजबूत है, ऐसा कह सकते हैं। और अगर तकनीकी क्षमता बची है तो फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी रुकावट हुई। चिंता की असली वजह क्या है फिर? चिंता की सबसे बड़ी वजह है पारदर्शिता की कमी। अब क्योंकि निरीक्षण बंद है, तो IAEA को ये डर है कि ईरान शायद कुछ 100 किलोग्राम 60% तक संवर्धित यूरेनियम कहीं छिपा सकता है। ओह, 60% वाला? जी हाँ, और ये मात्रा इसलिए खतरनाक है क्योंकि 60% संवर्धन जो है वो वेपन ग्रेड यानी लगभग 90% के बहुत करीब होता है। मतलब उसे हथियार बनाने लायक स्तर तक ले जाना तकनीकी रूप से कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। और एक बात ये भी सुनने में आई कि ईरान कुछ क्षतिग्रस्त जगहों पर बुलडोजर इस्तेमाल कर रहा है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये एक और चिंता बढ़ाने वाली बात है। फोर्डो जैसे स्थलों पर बुलडोजर चलाने का मतलब ये सिर्फ मलबा हटाना नहीं हो सकता। अच्छा। ये एक जानी पहचानी रणनीति हो सकती है जिससे कि साइट की जो भौगोलिक स्थिति है, जो स्ट्रक्चरल हालत है, उसको इस तरह बदल दिया जाए कि भविष्य में अगर कभी निरीक्षण मुमकिन हुआ भी तो पुराने नुकसान या पुरानी गतिविधियों के फोरेंसिक सबूत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाए। यानी सबूत मिटाना एक तरह से, हाँ। सैटेलाइट तस्वीरों से भी फिर असलियत का पता लगाना मुश्किल हो सकता है। और इसके अलावा करीब 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम का क्या हुआ, ये भी पता नहीं है। क्या वो हमलों में नष्ट हुआ या उसे सुरक्षित कहीं और भेज दिया गया? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये अनिश्चितता ही शायद इस संकट का सबसे खतरनाक पहलू है। तो हमलों और ये निरीक्षण रुकने के इस तनाव भरे माहौल में क्या कूटनीति के लेवल पर कोई हल निकालने की कोशिश हो रही है? कुछ बातचीत? देखिए, कोशिशें तो हुई थीं, पर अब राह बहुत मुश्किल लग रही है। ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची। उन्होंने कहा है कि बातचीत के दरवाजे बंद नहीं है, मगर उनकी पहली शर्त यही है कि ईरान पर किसी भी तरह की फौजी कार्रवाई न होने की ठोस गारंटी मिले। गारंटी पहले? हाँ। यूरोप के जो 3 बड़े देश हैं, फ्रांस, जर्मनी और UK, जिन्हें E3 कहते हैं, उनके साथ जून की शुरुआत में बातचीत चल भी रही थी, पर हमलों के बाद वो भरोसा लगभग खत्म सा हो गया है और बातचीत समझिए ठप है। हमलों ने डिप्लोमेटिक ट्रस्ट को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। तो स्थिति वाकई गंभीर नजर आ रही है। एक तरफ मिलिट्री टेंशन, दूसरी तरफ रुकी हुई डिप्लोमेसी। इस पर दुनिया के बाकी देश, खासकर बड़ी ताकतें, वो क्या कह रही हैं? उनकी क्या प्रतिक्रिया है? G7 देशों ने तो साफ चेतावनी दी है।
उनका कहना है कि अगर ईरान बिना निरीक्षण के अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाता है तो उस पर और कड़े मतलब और सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और प्रतिबंध? जी, इससे न सिर्फ ईरान की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा बल्कि पूरे रीजन में डिप्लोमेटिक अस्थिरता और बढ़ेगी। और IAEA के चीफ ग्रॉसी ने भी आगाह किया है कि अगर ईरान जल्द सहयोग बहाल नहीं करता तो एजेंसी का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो सकता है। सख्त कदम मतलब? जैसे कि? इसमें मामले को सुरक्षा परिषद में भेजना या जो मौजूदा परमाणु समझौता है उसकी शर्तों में बदलाव, ऐसे कदम शामिल हो सकते हैं और ये सब संकट को और गहरा ही करेंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर ये बन रही है कि हवाई हमलों से ईरान को तकनीकी नुकसान जरूर हुआ है, कार्यक्रम थोड़ा धीमा पड़ा है, लेकिन इसके जवाब में ईरान ने IAEA से सहयोग रोककर एक बहुत बड़ा विश्वास का संकट पैदा कर दिया है। अब बिना निरीक्षण के जमीनी हकीकत का अंदाजा लगाना नामुमकिन सा है और कूटनीति के रास्ते भी लगभग बंद नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है कि जब परमाणु स्थलों पर किसी की नजर ही नहीं है और ये भी पता है कि ईरान के पास तकनीकी क्षमता मौजूद है, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वाकई में परमाणु जोखिम का सही आकलन कर भी सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, और ये जो गतिरोध बना है, ये वैश्विक परमाणु अप्रसार मतलब नॉन प्रोलिफरेशन की जो कोशिशें हैं, परमाणु हथियारों को फैलने से रोकने की दुनिया भर की कोशिशें, उनके भविष्य के लिए क्या संकेत दे रहा है? ये सवाल आने वाले समय में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता